वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है पहले प्रिलिमिनरी है जो सेक्शन 1 एंड 2 में है। तो पहले समझते हैं कि प्रिलिमिनरी क्या है, सेक्शन 1 एंड 2 क्या है। तो सेक्शन जो 1 है वो कहता है संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल। दिस एक्ट में कॉल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यह अधिनियम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। नेक्स्ट है कि विस्तार और प्रारंभ, एक्सटेंड्स एंड कमेंसमेंट। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट शैल कम इनटू फोर्स इन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवर्त होगा, लागू होगा। नेक्स्ट आता है सेविंग्स। सेविंग्स में क्या है, व्यवृत्तियां जो कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी बात एदत द्वारा अभिव्यक्त रूप से निरस्त ना किए गए किसी स्टैट्यूट, अधिनियम या विनिमय के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी पर अथवा किसी संविदा की किसी संगति पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि जो अलग से किसी तरह के नियम, उपबंध या प्रोविजंस हैं तो उन पर प्रभाव नहीं डालेगी अगर वह इस एक्ट से क्या है, इसके अगेंस्ट नहीं है तो क्या है जो है ये प्रभाव नहीं डालेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है निर्वचन खंड है, इंटरप्लेज क्लॉज है। तो इसमें जो है इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन एज यूज्ड इन इट द फॉलोइंग सेंस अनलेस द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स कि इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का अभिलिखित भावों में प्रयोग किया गया है और तब तक कि संदर्भ में अन्यथा प्रतिकूल आश्रित प्रतीत ना होता हो। इट मीन्स कि प्रपोजल मीन्स जब कि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से रहने यानी दूर रहने की आसानी से अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, देता है कि ऐसे कार्य या उसके कार्य को ना करने के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो प्रपोजल होता है कि हमने किसी को किसी चीज के लिए कहा। इट मीन्स कि ए ने रेफर किया कि आप क्या है मेरी इस प्रॉपर्टी पे अपना जो है किसी तरह के अरेंजमेंट या फंक्शन कर सकते हैं। तो उसने एक प्रपोजल किया। दूसरे ने क्या कहा, अगर प्रपोजल किया है अब वो एक्सेप्ट करे या डिनाई करे वो उसके ऊपर है, लेकिन उसने एक प्रपोजल रखा और ये कहा कि मैं उसकी कॉस्ट भी आपको मिनिमम दूंगा। अगर जो भी आप मेरे जो जगह है प्रॉपर्टी पे किसी तरह का फंक्शन करते हैं, किसी के अरेंजमेंट करते हैं, तो मैं उसकी जो कॉस्ट है वो भी रीजनेबल लूंगा। अब उन्होंने प्रपोजल दिया। अब प्रपोजल एक्सेप्ट करना या डिनाई करना वो आपके ऊपर है, लेकिन इसे क्या कहेंगे, प्रपोजल कहेंगे, तो प्रस्थापना कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, जिससे क्या है प्रपोजल किया जाता है, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। इट मीन्स और प्रस्थापना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन हो जाती है। प्रॉमिस क्या हो गया कि उसने क्या प्रपोजल दिया कि इस प्रॉपर्टी में फंक्शन करे या अरेंजमेंट करे, तो उसमें उसने क्या कहा, उसको क्या है एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, तो वो क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रोमिजर और प्रोमिजी के होता है। तो प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है, प्रोमिजर कहलाता है, और प्रस्थापना जो प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति क्या है, वचन ग्रहीता कहलाता है, जिसने एक्सेप्ट किया है। जिसने प्रपोजल दिया है वो प्रोमिजर कहलाता है और जिसने
प्रपोजल जो है एक्सेप्ट किया है वो प्रोमिजी यानी कि वचन ग्रहीता कहलाता है। वचनदाता और वचन ग्रहीता ये होता है। नेक्स्ट आते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है, यानी कि प्रतिफल। कंसिडरेशन क्या होता है? जब वचनदाता की वांछा पर, इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, यानी कि जो वचनदाता है उसको क्या है, उसने कोई काम कहा या करने को कहा या उसको ना करने को कहा, या वह करता है या करने से दूर रहता है, या करने का या करने से परिवर्तित रहने का वचन देता है कि हाँ मैं इस काम को नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता है, या करूंगा इसका प्रॉमिस करता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति यानी कि उससे दूर रहना उस काम से या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है, कंसिडरेशन कहलाता है। प्रतिफल यानी उससे किसी न कुछ चीज का आपको कोई चीज मिल रही है उससे। तो जो वचनदाता जो है, जो इसमें वचनदाता है, जो प्रोमिजियर है, उसने क्या है किसी को इच्छा पर क्या है, उस वचनदाता की इच्छा पर जो एक्सेप्ट करा है उसने प्रपोजल, या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहता है, दूर रहता है, या करता है या करने से दूर रहता है, या करने से दूर रहता है, या उसका वचन देता है, तो ऐसा कार्य जो होता है या ऐसा दूर रहना उस काम से या वचन, उस वचन के लिए प्रतिफल हो गया कि हाँ उसने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ कि मैं ये काम करूंगा, नहीं करूंगा, या मैं करने का वचन देता हूं, तो ये क्या हुआ, कंसिडरेशन हो गया, प्रतिफल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट यानी कि करार। तो हर एक वचन या उन वचनों का हर एक संवर्ग यानी कि उस वचनों में से जो भी एक एक बातचीत है वो जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, एक दूसरे को इससे कुछ ना कुछ मिल रहा हो, करार है। यानी कि जो वचन है, प्रॉमिस है, और उस वचनों का एक जो व्यवहार है वो जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वह करार है। ये हो गया कि एग्रीमेंट क्या होता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। लेकिन दोनों का क्या है, दोनों को कुछ ना कुछ उससे मिल रहा हो, तो वो है एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं कि जो वे वचन, व्यतिकारी वचन क्या होते हैं, रिसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते हैं। तो प्रॉमिस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रिसिप्रोकल प्रॉमिसेज। इट मीन्स कि वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, वह व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वॉइड एग्रीमेंट है वो क्या होता है। तो वॉइड एग्रीमेंट जो होता है, शून्य करार जो होता है, वह करार जो विविधता विधि के द्वारा क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, लागू नहीं हो सकता विधि के द्वारा, वो शून्य कहलाते हैं। कि आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया लेकिन वो लॉफुल लीगल नहीं है वो एग्रीमेंट, तो वह क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। तो ये होता है वॉइड एग्रीमेंट। इसकी प्रीवियस वीडियो में अपनी पहले की जो वीडियो है उसमें बना चुकी हूँ कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं संविदा क्या होती है। एग्रीमेंट तो सुना, लेकिन क्या डिफरेंस है संविदा में और एग्रीमेंट में। तो वह करार, वह एग्रीमेंट जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, उसमें अगर किसी ने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, उसका आप किसी भी तरह का कहते हैं जो आपको क्षतिपूर्ति हुई है उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, संविदा भंग से, तो उससे आप क्या है कानून से क्या ले सकते हैं, एक रिलीफ ले सकते हैं। तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो हर जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर जो कॉन्ट्रैक्ट है
वो उसमें क्या है, आपको रिलीफ मिल सकता है कोर्ट के द्वारा। आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन हर एग्रीमेंट के लिए आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि कई एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो लीगली होते हैं, कोई इलीगली होते हैं। तो इस चक्कर में जो संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाता है? वह करार जो विधित और परिवर्तनीय हो, विधिक रूप से परिवर्तनीय हो, उससे किसी तरह का रिलीफ मिल सकता है कोर्ट के द्वारा, तो वह संविदा कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या है, वॉइडेबल, शून्य घोषित करा सकते हैं, शून्य करणीय करा सकते हैं। तो शून्य करणीय संविदा क्या होती है? तो वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्ष या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदा है। इट मीन्स कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द option of one and more of the parties thereto, but not in the opinion of the other or others, is a voidable contract. नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो void contract क्या होता है, शून्य संविदा क्या होती है? तो जो संविदा विधिता प्रवृत्ति नहीं रह जाती, यानी कि जो है लीगली नहीं रह जाती, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली नहीं रहता है, उससे किसी तरह का है रिलीफ नहीं मिल सकता, वह तब शून्य हो जाती है जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती। तो उस केस में वह शून्य हो जाती है जब वह उससे किसी तरह का लीगली वह कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं रह जाता। तो वो क्या कहलाती है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य संविदा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें जो एक केस है कि विपिन कुमार नाम श्रीमती आशा लता आहूजा, AIR 2009, NOC 2673, पंजाब एंड हरियाणा। तो इसमें क्या है, धारा 2 के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि संविदा पूर्ण हो गई हो पर तथा प्रतिफल का संदाय कर दिया गया हो। जब संविदा पूर्ण नहीं हुई हो और किसी पक्षकार ने संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए हो, साइन नहीं किए हो, तो उस संविदा के पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये इस केस में कहा गया। तो विधि मान्य और शून्य करणीय करार क्या है? वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है? वैध करार वह करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, इट मीन जिससे कि आप कोर्ट में जाके उसका रिलीफ ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कि शून्य करार विधि की दृष्टि में करार होता ही नहीं है। जो वॉइड एग्रीमेंट है वह लीगल लैंग्वेज में एग्रीमेंट होता ही नहीं है। तो शून्य करार विधि की दृष्टि में करार होता ही नहीं है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं कि शून्य करणीय करार क्या होता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है। शून्य करणीय करार किसी एक पक्षकार की इच्छा पर वैध और शून्य होता है, यानी कि कोई व्यक्ति है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो शून्य करणीय हो जाता है, उसे वॉइडेबल करा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो वो होता है शून्य करणीय करार। इसका जो केस लो है वह बिन्नी मिल लेबर वेलफेयर हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम DR मृत्युंजय आराध्य, AIR 2008, NOC 2774, कर्नाटक। तो ये था इसका। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी चैप्टर 1 में जो सेक्शंस आते हैं उसको 1 बाय 1 क्लियर करूंगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।